अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त के मुल्क गिर एहतजाज के हवाले से अगर बात करें तो चंद घंटे रह जाने के बावजूद PTI की मरकज़ी लीडरशिप अब तक कोई वाज़े रोड मैप देने में नाकाम रही है और यूँ लगता है कि ये सिर्फ अलामती किस्म का एहतजाज होगा जिसमें शायद कुछ रैलियाँ निकाली जाएंगी, कुछ तकारीर होंगी जिनसे सोशल मीडिया पर हैशटैग बन जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि बानी तहरीक इंसाफ की जो हिदायत थी कि तहरीक को फौरी तौर पर चलाया जाए ताकि 5 अगस्त तक तहरीक उरूज पर हो, इसको पार्टी लीडरशिप मैनेज क्यों नहीं कर पाई? और अगर पार्टी लीडरशिप को इस बात का इदराक था कि वो इसे मैनेज करने में कामयाब नहीं हो पाएगी, हुकूमत की तरफ से मुश्किलात खड़ी की जाएंगी, क्रैकडाउन होंगे, गिरफ्तारियाँ की जाएंगी, तो इस सूरत हाल से निमटने के लिए कोई जामे हिकमत अमली क्यों तश्कील नहीं दी गई? इस वक्त अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ बार बार की एहतजाजी कॉल की स्ट्रेटजी और बयानिए से ना सिर्फ कारकुनान का कॉन्फिडेंस लूज़ किया जा रहा है बल्कि अवामी एतमाद भी खो चुकी है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ को शायद अपनी तर्ज सियासत तब्दील करने की ज़रूरत है। आज हमने देखा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा जिसमें शुगर स्कैंडल पर अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। इस पर जुडिशल एक्टिविज़म की डिबेट अपनी जगह, लेकिन अब PTI के लिए भी ज़रूरी है कि वो इशूज़ बेस्ड पॉलिटिक्स करें ताकि वो आवाम से कनेक्शन दोबारा बहाल कर सकें जिसकी इस वक्त कमी महसूस की जा रही है, और इसी तरह वो अपोजिशन का हकीकी किरदार अदा करते हुए हुकूमत को भी टफ़ टाइम दे पाएगी। दूसरी जानिब आज पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें वो PTI पर काफ़ी तनकीद करते हुए उसे एक फाशिस्ट पार्टी करार दे रही थी। सब जानते हैं कि हुकूमत इस वक्त क्यों इतने कॉन्फिडेंस में है, लेकिन वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में ये भूल रही है कि इनकी हुकूमत वो तमाम गलतियां दोहरा रही है जो तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में की थी। अगर वो या इनकी हुकूमत समझती है कि अपोजिशन को साइड लाइन करने से इनकी हुकूमत को चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचेगा, तो इनकी पार्टी इस हुकूमत को जिस जगह लेकर जा रही है इसको यकीनन पॉलिटिकल हिस्ट्री में अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि सियासत में अपोजिशन के किरदार को ख़त्म करना जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा, जिसका इजहार मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी किया। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब नून लीग के रहनुमा, आप दोनों हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। अफनान साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। कल 5 अगस्त है और मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी तहरीक इंसाफ ने दे दी है। गंडापुर साहब कहते हैं कि हम मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी रैली निकालने जा रहे हैं, तो तैयार है फिर हुकूमत भी प्रेशर फेस करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो दावे हैं कि सबसे बड़ा जलसा, सबसे बड़ी रैली, ये माजी में भी बहुत दफ़ा PTI कह चुकी है। बल्कि हर दफ़ा जब ये जलसा करते हैं या कोई रैली निकालते हैं तो यही कहते हैं कि ये तारीख की सबसे बड़ी होगी, मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी होगी, और चाहे वो हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नैरेटिव बनाने के लिए ये बात यही करते हैं कि जी हम सबसे बड़ी करने के लिए जा रहे हैं। तो हमें कोई परेशानी नहीं है अगर ये कानून को हाथ में नहीं लेते, ये पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं जलाते, ये कहीं हमले नहीं करते, तो हमें कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल कर सकते हैं। अफनान साहब, लेकिन अगर इन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो फिर अफनान साहब, एहतजाज तो दूर की बात है ना, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी थी इस्लामाबाद में, उसके लिए किसी होटल की बुकिंग नहीं आप लेने दे रहे थे। मुस्तफ़ा नवाज़ साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ये चाहती है कि शायद अपोजिशन वाइप आउट हो जाए, कोई अपोज करे ही ना हमें मुल्क में, तो ये परसेप्शन भी तो गलत है ना हुकूमत के खिलाफ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हुकूमत वाकई चाहे ना कि अपोजिशन वाइप आउट हो जाए, तो फिर वो हुकूमत के जो मुद्रा हैं वो टीवी पे आके कहें कि हम 4000 बंदों को डी चौक में टांग दें तो ये मुल्क तरक्की कर जाएगा। ये इंडिकेशन होती है जब आपकी हुकूमत जो है वो वाइप आउट करना चाहती है अपोजिशन को। और आपको मालूम है कि ये PTI के दौर में ये बात की जाती थी, टीवी पे आके बड़े बड़े टॉक शोज में ये बात की गई है। फिर ये कहा गया, एक मुल्क एक एक एक, एक हमारा करीबी मुल्क है, सलमान उधर गए इमरान खान साहब, और उन्होंने कहा देखें यहाँ पे जो निज़ाम है DGFI को, मुझे भी वहीं पे वाला निज़ाम चाहिए। तो ये इस तरह की बातें होता है, हम किसी को वाइप आउट नहीं करना चाहते। सिर्फ बात ये है कि आप ये जहन में रखें कि हर किसी की अपनी हिस्ट्री होती है, हर जमात की, हर इंसान की अपनी एक हिस्ट्री होती है। इनकी हिस्ट्री के अंदर जो है वो पार्लियामेंट पे हमला, PTV की बिल्डिंग को तबाह करना, पेशावर की बिल्डिंग को तबाह करना,
ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहना कि इसके गले में रस्सा डाल के खींच के बाहर निकालो, ये फिर 9 मई में जो है इन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला, शोधा के यादगारों को जलाना, ये तमाम इनकी हिस्ट्री का हिस्सा है। इसलिए सब जब भी ये कुछ इस तरह करने लगते हैं तो लोगों को जो है वो लोगों के जहन में आता है कि ये कोई कानून को दोबारा हाथ में ना लें और कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से नुकसान हो। फिर एससीओ का समिट होने लगा, आपको याद है कितना बड़ा मुल्क के लिए अच्छा एक वो था, उसके ऊपर जो कुछ इन्होंने किया, बेलारूस का प्रेसिडेंट आने लगे, उसके ऊपर जो कुछ इन्होंने किया, फिर सीपैक हम कर रहे थे, चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था, उसके ऊपर जो कुछ हुआ, ये तमाम इनकी हिस्ट्री का हिस्सा है। इसलिए इनको ये मसाइल पैदा होते हैं जब ये कहते हैं कि हम यहाँ आना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। मतलब आप एंटिसिपेट करते हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल नहीं होगा, इसीलिए आप कह रहे हैं कि ये परसेप्शन भी है। इस पे हुमायूं साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये एक तो जलसा और एहतजाज आपने इस्लामाबाद में मनसूख कर दिया, अब पावर सेंटर तो वफाकी दारुल हुकूमत था, अगर वहाँ पे पीटीआई की प्रेजेंस नहीं है तो फिर इफेक्टिवनेस क्या होगी? और दूसरी बात ये कि हिकमत अमली की अगर हम बात कर लें, लाहौर भी एक बड़ा शहर है पाकिस्तान का, वहाँ पर अब तक मुकाम तय नहीं हुआ कि किस जगह आना है, कहाँ पे एहतजाज करना है, तो फिर कारकुन क्या करेगा अगर प्लानिंग इतनी वल्नरेबल है, वीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए इस तरह है कि जब आप एक जगह पे इकट्ठे होते हो तो आपकी पुलिस वहाँ पे कंसंट्रेट हो जाती है और उसका जो इफेक्टिव डोज है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पूरे जिस्म में कहीं इन्फेक्शन है तो फिर आप एक लेट्स से 500 मिलीग्राम की बजाय 100 मिलीग्राम की या 1000 मिलीग्राम की गोली दे दें तो पूरा इन्फेक्शन ट्रीट हो जाता है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी जगहों पे इन्फेक्शन हो और आपकी डोज कम हो जाए, लेट्स से 500 मिलीग्राम के बजाय 50 मिलीग्राम हो जाए, तो वो छोटी इन्फेक्शन को भी ट्रीट नहीं कर सकता। तो उस लिहाज से मिसाल में दे रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में जब मुख्तलिफ जगहों पे साइमल्टेनियसली एहतजाज हो होगा, पीसफुल, और जैसे आइन कहता है पीसफुल और बगैर किसी हथियार के, जो आप भी देख रहे होंगे हम भी देख रहे होंगे, तो इनके पास हो गया ना। लेकिन इनकी हालत इसलिए परेशानी वाली है कि ये एहतजाज तो कर लेना, ये 2 दिन से लोगों को पकड़ दकड़ कर रहे हैं। मतलब अगर आप प्रीएम्प्ट क्यों कर रहे हो, आप उनको कहो कि भाई जब आप करोगे तो हम पकड़ेंगे ना उसे में। लेकिन देखिए एक बात याद रखें, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब कोई आपको पसंद नहीं करता ना, ठीक, तो वो ऐसे लोगों को ढूंढ लेता है जो आपसे नफरत करते हैं और थोड़ी देर में एक ऐसे झुमकट्टा बन जाता है आपके इर्द गिर्द कि जो आपसे नफरत कर रहे होते हैं, और वो ये कभी नहीं बताएंगे कि वो एक दूसरे से भी नफरत करते हैं, लेकिन वो इकट्ठे हुए हैं आपकी नफरत में। अच्छा, मजे की बात यह है वो आपकी नफरत में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आपकी बातें उनके कानों में गूंजती हैं, उनको डराती हैं, उनकी नींदें हराम हुई है और ये उस आवाज को बंद करना चाहते हैं, और उस आवाज को बंद करने के लिए ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और उस इकट्ठे होने की वजह यह है कि इनके अंदर एक खौफ होता है कि जो इनका एक इल्यूशन है कि यार हमारे पास कंट्रोल है, वो इल्यूशन आपकी बातों की वजह से टूट जाता है। इनके अंदर एक प्रेशर आ रहा होता है, आपकी बातों का एक प्रेशर डेवलप हो रहा होता है, इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ये सब कुछ हो रहा है इमरान खान की वजह से। अच्छा, और रही बात यह, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप मुझसे पूछे जिन लोगों ने आईपीपीस के मुआहदे बनाए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में है, क्या उनको टांगने की जरूरत है या नहीं है? मुझे वैसे ही बता दे। चलो, टांगने का मतलब ये नहीं है तो कि लिटरली उनको वो कर ले, नहीं। देखिए ना, क्या नेगोशिएट किया, आप मुझे एक बात बताएं, ऐसे किसने ये जो डील किए थे, ये किसने की थी, क्यों की थी? आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री पिछले, मैं आपको कर देता हूं ना, 1984 से आज तक देख ले, 2 दौर मार्शल लॉ की हैं जिनमें तकरीबन 10-10 साल है, 20 साल ये हो गए और 25 साल इनके हो गए। इन 45 साल में इन लोगों से सवाल किया जाए, इन 45 साल में आप लोगों ने क्या किया है? 45 साल में आप लोगों ने क्या किया? आप उसको छोड़ देके 2.5-3 साल में क्या हुआ है, 45 साल में आप लोगों ने क्या किया? मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया 45 साल में, क्या उनको नहीं लटकाना चाहिए?
लटकाने का मतलब है उनसे सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, हर एक से पूछना चाहिए ना। आप डॉक्टर हुमायूं से पूछे कि यार आप पॉलिटिक्स में आने से पहले ये थे, पॉलिटिक्स में आने के बाद आप अरबपति कैसे हो गए? पॉइंट आ गया। आप लोगों से पूछे ना, कोई साइकिल चलाता था, कोई स्कूटर चलाता था, आज वो अरबपति हैं। उनसे सवाल करो कि आपने ऐसे कौन सा बिजनेस किया है सही कि आप लोग अरबपति हो गए हो। ठीक ठीक, सवाल पूछो। फिर क्या उनका लटकाना नहीं बनता? इस मुल्क की खातिर उनका लटकाना नहीं बनता। सही सही। अफनान साहब, आपने सुन लिया कि हुकूमत में कई दहाइयों से आप रहे हैं, और दूसरा ये कि एक बयानिया ये भी है ना कि जिस तरह हुकूमत ने कहा, अज़मा बुखारी साहिबा ने बात की कि फाशिस्ट पार्टी है, इन्होंने अपनी जो है वो सपोर्ट लूज़ कर दी है 9 मई करने की वजह से। तो अगर मैस मूवमेंट उनके पास पोटेंशियल ही नहीं है करने की, लोग ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं है, तो फिर तो जिस तरह से हुमायूं साहब भी कह रहे हैं, पकड़ धकड़ फिर क्यों हो रही है? फिर तो उनको मज़ीद एक्सपोज आप कर देंगे, उनको एहतजाज करने दीजिए, वो टर्न अप नहीं कर सकेंगे लोगों को और एक्सपोज हो जाएंगे। नहीं देखिए, मैं तो जो बात मैंने की है वो तो इन्होंने कंफर्म कर दिया ना। आप देख लें, वो कह रहे हैं लटकाना और टांगना। मतलब कि आप ये देखें कि जिस पार्टी का लीडर जो है वो करप्शन पे पकड़ा गया है, अपने लीडर से पूछो ना कि तुम्हारे पास 480 कनाल जीटी रोड पे कहां से आया, या अपने लीडर की बेगम से पूछें कि कहां से तुम्हारे पास ये हीरो जवाहरात आ गए, या उनके बच्चों से पूछें कि वो 20-20 करोड़ रुपए की गाड़ियों पे घूम रहे हैं, ये कहां से पैसे आए। ये सवाल बड़े अच्छे हैं इनके, मगर ये सवाल अपने लीडर से पूछें जो रंगे हाथों करप्शन में पकड़ा गया है। या आप पूछें जहां 13 साल से हुकूमत है मुसलसल इनकी, कि मुल्क ये सूबा तबाह कैसे हो गया, तो 13 साल मुसलसल हुकूमत है, इनको तो फरिश्तों की हुकूमत है। यहाँ पे तो दूध और शहद की नहरें बहनी चाहिए थी। तो बात ये है कि दूसरों के अदवार हमारे साथ मिला रहे हैं। अगर मैं कह दूं कि जी सारे मार्शल लॉ के अदवार इनके खाते में डाल दूं, तो इनके भी 40-45 साल हो गए। ये बताएं इन्होंने क्या किया उन 40-45 सालों के अंदर? भाई बात ये है कि IPPs के मुआहदे बिल्कुल आपने नहीं किए, क्योंकि आपने कोई काम ही नहीं किया ना। आपका लीडर जो है वो माल बनाने में इतना बिजी था, वो जमीनें आते में, फॉरेन फंडिंग पकड़ने में इतना बिजी था, उसको टाइम नहीं मिला, वरना वो IPPs की भी दिहाड़ी लगा लेता वहां पे। और मुझे बता दें कि कोई इस मुल्क के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जो रंगे हाथों करप्शन करता हुआ पकड़ा गया है, जिसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। आप मुझे बता दें कि क्या आप 70 अरब रुपए का फायदा एक बिजनेसमैन को आपने दिया और उससे आपने जमीन ली है, करप्शन नहीं है? उससे हीरे जवाहरात लिए, करप्शन नहीं है? मुझे आप बता दे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हुई, पूरी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो इन्होंने पाकिस्तान की जगहसाई करवाई है, और उसके बाद आप बातें सुन लें वो दूसरों को लटकाना दूसरों को है, करप्शन खुद करनी है और लटकाना दूसरों को। अफनान साहब, उसके रिजल्ट में आप देख लें ना, उनके लीडर की आप बात कर रहे हैं, 2 साल से वो जेल में है। उनके बेटे कासिम खान ने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा डयाला जेल में हेपेटाइटिस की वायरल डिजीज़ फैल रही है और आप कुछ भी नहीं कर रहे। बदतरीन सूरत हाल में उनको रखा हुआ है, सूरज की रोशनी देखना उनको नसीब नहीं है। मजीद कितनी कॉस्ट पे करें अगर उन्होंने ये सब कुछ किया है? देखिए बात ये, PTI वाले हमारे भाई भी फरमा रहे हैं ना, उनको तो असूली तौर पे लटका देना चाहिए, टांग देना चाहिए ना, यही इन्होंने फरमाया ना अभी। तो फिर मुझे अगर लटकाना और टांगना ये चाहते हैं अपने लीडर को, तो फिर 2 साल तो कोई सजा ना हुई ना। 480 कनाल GT रोड के ऊपर जमीन की वर्थ कई अरब रुपए है, 5-6 अरब रुपए है इसकी वर्थ, इससे भी ज्यादा है बल्कि, डिफरेंट है। तो आप मुझे बता दें इतने अरबों रुपए के डाके जो हैं इसके ऊपर क्या लटकाना चाहिए? और जहां तक हेपेटाइटिस C की बात हुई, और जो इनके आने वाले नए लीडर हैं कासिम और सलमान, जिन्होंने सियासत में एंट्री कर ली है, पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस, वो मैं बताता हूँ। अच्छा। हेपेटाइटिस का पाकिस्तान में एक बड़ा पुराना मसला है, आपको भी मालूम है हेपेटाइटिस का। तो वो उसकी वजह से मसाइल वगैरह माजी में भी रहे हैं, लेकिन हमारी कोई ख्वाहिश, हम नहीं चाहते किसी को लटकाना मारना, हमारी नहीं ख्वाहिश, ये इन्हीं की बातें हैं। आ गया। फिर ठीक कासिम और सलमान जो है वो सियासत में अगर आ गए हैं तो फिर उनको क्लियरली ये कहते हैं, मतलब कि उसको वो करना चाहिए, बजाय इसके कि ये वही वाली बात है कि जी मैं जमाइमा साहिबा सारी जिंदगी कहती है मेरा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और बिहाइंड द सीन पूरी उन्होंने सियासत की। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुमायूं साहब, ये एक बयानिया जो हर PTI के वर्कर को मिला, मीडिया को भी फीड किया गया,
और खान साहब ने टेलीविज़न पर आकर ये बोला था कि एक मुल्क ने मुझे हटाया जिसका नाम अमेरिका है। अब जब उनके बेटे से सवाल हुआ कि उम्मीद किससे है अपने वालिद को छुड़वाने के लिए, उन्होंने कहा हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। दूसरा, न्यूयॉर्क टाइम्स में आपने अकॉर्डिंग टू अज़मा बुखारी साहिबा $1 करोड़ 80 लाख देकर आपने एहतजाज के लिए या फिर उनकी रिहाई के लिए इश्तिहार लगवा दिया। मेरा तो ख्याल है फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। $1 करोड़ 80 लाख कहीं और लगा लेते, इससे बेहतर नहीं था। देखिए अगर फ़र्ज़ करें अज़मा बुखारी साहिबा वो जो किसी के कपड़े 400 रुपए के कह देती हैं कि भाई ये तो 400 रुपए के कपड़े पहनती है, शुक्र है उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये लंडे से कपड़े ख़रीद के पहनती हैं। और दूसरी तरफ 1 करोड़ इतने का है। अगर 1 करोड़ का किया है तो पाकिस्तान के पब्लिक मनी तो नहीं किया ना, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने किया है। उनकी अपनी मर्जी है, वो जिस शख्स से मोहब्बत करते उस शख्स के लिए अगर वो अपनी जेब से पूल इन करके पैसा करते, भाई आपको क्यों तकलीफ है? आप लोगों ने तो इस मुल्क में आप देखें जगह जगह लैट्रीनों के ऊपर भी अपनी तस्वीरें लगा दी हैं, जहां पे आप गंद जमा करते हैं, जिस जगह पे चीजें होती है हर जगह पे आपने अपनी तशहीर के लिए कितना पैसा लगाया हुआ है। आप लोगों ने जब 2022 में जब आप लोगों को रिजीम चेंज के लिहाज से इंस्टॉल किया गया था, आपने सिर्फ यह बताने के लिए पाकिस्तान तबाह हो रहा है, आपने कितने अरब के आपने बीच में इश्तिहारात लगा लिए थे। यह तो आप लोगों की हालत है और यह पब्लिक मनी से किया है, ये तो प्राइवेट मनी है, इसका आपसे क्या ताल्लुक? हुमायूं साहब जो पीटीआई का सेक्रेटेरिएट है, पीटीआई के सेक्रेटेरिएट में 50% पे कट्स लग गए हैं आपके कारकुनान के, आपके वर्कर्स के, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो वो भी तो डिजर्व करते हैं कि कुछ फंड्स वहां तक भी पहुंच जाएं। उन्होंने मारे भी खाई हैं, जेलें भी भुगती हैं। बिल्कुल करते। मैं एक बार बता देता हूं, ये इससे ज्यादा एक घटिया गवर्नमेंट क्या हो सकती है कि जिन लोगों ने वो सारे तरीके। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी फंडिंग 40,000 इंडिविजुअल कितना $80 सालाना जमा करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देते हैं। उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट चलता है। ये किसी एक बंदे से पैसे लेकर उसके लिए काम नहीं करते। दैट इज हाउ इट इज। इन लोगों ने वो सारे सिस्टम्स ब्लॉक किए हुए हैं। अच्छा। ब्लॉक इसलिए किए कि इनको पता है कि हमारी जो बेस है उसके साथ ये लड़ नहीं सकते, इनकी बेस नहीं है, तो इस वजह से ये करते हैं। और आई टोटली एग्री कि उन सब का हक बनता है और इंशाल्लाह ताला उनको उनका हक। हुमायूं साहब अमेरिका वाला जवाब दे देना जो उनके साहबजादे ने कहा अमेरिका से उम्मीद है। मैं वो बताता हूं, देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका से उम्मीद है। नहीं, ये सेड दैट वी आर लुकिंग एट अमेरिका कोट एंड कोट। नहीं, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने, आप दोबारा सुन लेना उनकी, उन्होंने कहा था कि ट्रंप कैन प्ले अ रोल। ठीक है, प्ले अ रोल किस बात पे? ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है, पॉलिटिकल राइट्स वायलेशंस हो रही है, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। ये एक हुकूमत करनी है क्योंकि आपने यूएन चार्टर के ऊपर सिग्नेटरी हैं और यूएन रेजोल्यूशन आर्टिकल 20 और 21 दोनों इन चीजों को एड्रेस करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में हम पैलेस्टाइन या कश्मीर का इशू उठाते हैं, उसी तरीके से ये इशू भी है और ये इंटरनेशनलाइज हो गया। और मैं एक सवाल कर देता हूं, अगर ये लोग नहीं डरे हुए, मुझे एक बात बताएं, ये 9th में हामिद रजा साहब कहां से आ गए? वो तो सुन्नी एहतियात काउंसिल के वो हैं और वो 9th में से पहले तो पीटीआई के थे ही नहीं। सो हाउ कम 9th में के बाद उनके साथ ये उनका नाम 9th में हमें आ गया और उनको भी 10 साल की सजा दे दी? पीटीआई के तो बहुत से लोग नहीं थे। किस तरीके से फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं, हुमायूं साहब, फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं आपकी क़यादत सारी कॉम्प्रोमाइज्ड है और आप केसेस भी खराब कर रहे हैं। सर मैं उसको छोड़ दें ना, मैं उसको छोड़ दें। मैं आपको बता रहा हूं जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है कि वो शख्स, अच्छा आप ये जजमेंट पढ़ लें, वो जजमेंट में लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप पीटीआई को डिनाउंस करते हैं? उन्होंने कहा जिन्होंने डिनाउंस किया उनको छोड़ दिया, जिन्होंने डिनाउंस नहीं किया उसमें लिखा है चूंकि इन्होंने डिनाउंस नहीं किया है तो बेसिकली सजा मिल रही है पीटीआई के साथ होने की। ठीक है, विच हंटिंग हो रही है और इतने ये लोग डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं। सही। अफनान साहब एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें, दूसरा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो अलामी है उसमें बड़ी एक अहम बात है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम पे जोर दिया गया। ये तो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बात है जहां तक मैं इसको समझ सका हूं। नेल्सन मंडेला ने भी ये कमीशन बनाया, दुनिया भर में बनते हैं और आप भी जब जिला वतन थे आपके लीडर तो
NRO जो हुआ था उसकी साइंस भी यही थी ना बेसिकली, कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको रिवोक कर दिया जाए। तो इस पे बात करने में क्या बुराई है? हम तो बिल्कुल ये समझते हैं कि बातचीत से मामलात रिजॉल्व होने चाहिए, मगर कुछ लोग अपनी औकात से बाहर हो चुके हैं, जिनमें ये हमारे जो भाई हैं ये भी एक हैं जो बिल्कुल अपनी औकात से इस वक्त बाहर है, कि जो जबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो गैर पार्लिमानी है, और इनको अगर बहुत ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो इनका इलाज भी होगा। चलिए आर्गुमेंट को एड्रेस कर लें खान साहब। बात ये है कि हम इनकी गालियां सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हुए, जितने ये घटिया खुद हैं ये समझते हैं बाकी भी उतने ही है। चलें अफनान साहब, बात ये है कि आर्गुमेंट देखिए, बात ये है कि फॉरेन फंडेड ये है, फॉरेन फंडिंग इन्होंने ली हुई है, इन्होंने यहूदी लॉबी से पैसे लिए हुए प्रूवन है, इंडियन लॉबी से इन्होंने पैसे लिए हुए प्रूवन है। अब आप मुझे बताएं, कोई जमात जो इंडियन लॉबी और इजरायली लॉबी से पैसे लेके चल रही हो उसको ऊपर पाबंदियां ही लगेंगी ना, और क्या होगा? जिसको इलेक्शन कमीशन में ये वाली बात साबित हो चुकी हो कि ये लोग जो है फॉरेन फंडेड है, फिर आप मुझे ये बताएं उसके बाद ये जो है मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएं। ये कह रहे हैं ना, ये कहते हैं कि जी वो जो कहते हैं मैं डिनाउंस कर दूंगा, तो बात ये है कि अगर आप किसी चोर को पकड़ें और अगर वो कहे कि जी मेरे से चोरी हुई, मैं माजरा चाहता हूं, तो फिर उसकी सजा कम होती है। ये वाली बात होगी ना कि आप इस मुल्क में अगर आप किसी भी डाकू को पकड़े तो वो कहते हैं जी मैंने डाका इसलिए मारा था क्योंकि 40 और बंदों ने भी डाके मारे, उनको पकड़े। भाई वो 40 की तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी तो अपनी जिम्मेदारी है ना। आप 40 बंदों के जिम्मेदार नहीं है, आप अपने जिम्मेदार हैं। आपने डाका मारा है कि नहीं मारा, आपने हरामखोरी की कि नहीं, ये सवाल है। क्या कहते हैं भाई, आपने अगर शुहदा की जो यादगारें हैं उनको जलाया, आपने एमएम आलम की जो जहाज है उसको आग लगाई, आपने पूरे मुल्क में इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया, उससे पहले आपने और बहुत सारी इस तरह की हरकतें की, तो आप जिम्मेदार हैं इस चीज के। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने हाँ किया था मगर मेरे साथ और भी लोग थे, आप उन्हें भी आपका काम, कानून जो है वो आपके ऊपर उसका इतलाक होगा, बाकियों पे भी होगा, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि बाकियों पे कितना होता है कितना नहीं होता। चलें पॉइंट आप अपना बताएं ना, आप वहाँ पे क्या कर रहे थे। ठीक है। इस पे हुमायूं साहब एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरा अब जो एहतजाज के हवाले से कहा जा रहा है कि जब तक रिहाई नहीं होती खान साहब की ये जारी रहेगा, उसके तो इम्कानात नज़र ही नहीं आ रहे, फिर कितनी देर तक मोबिलाइज करेंगे अपने वर्कर्स को? लास्ट मिनट आई हैव। देखिए सिंपल सी बात यह है, हरामखोरी तब होती है जब किसी के अकाउंट से पैसे निकल आए। अगर किसी की जायदाद उसके या उसके बच्चों के नाम ट्रांसफर हुई है और वो वहां लिखी गई है कि ये अब इसका मालिक है, जरूर उसको पकड़ें। हरामखोरी वो होती है, हरामखोरी वो होती है कि जब आपके और आपके आसपास के लोगों के अकाउंट में ऐसा पैसा आ जाए जिसका कुछ पता ही ना हो कि कहां से आया हुआ है। ये वो अकाउंट्स हैं कि जिसके ऊपर ये याद रखे ये सारी चीजें। एक मिनट हो जाए ना। अच्छा, ये सारी चीजें जमीन का ही बता दें। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, चीनी के अकाउंट, ये जो अब ये याद रखे कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने से पहले इनके अकाउंट बाप बेटे के अकाउंट में अरबों रुपए आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। बता दें कहां से आए थे। अच्छा, ये बात कंफर्म बाजवा साहब ने, जनरल बाजवा ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या, उन्होंने कहा जी सर गलती हो गई बच्चों से। मतलब ये हमारे मुल्क के हालात है। दूसरी तरफ एक कहता है गलती हो गई, दूसरी तरफ एक बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये दूसरी तरफ ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी हमारी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप करके देख ले किसके अकाउंट, किसके नाम पर है, करके देख ले किसके नाम पर अकाउंट है, किसके नाम पे पैसे गए, किस अकाउंट में पैसे गए। 1 रुपया किसी के अकाउंट में गया, किसी बेटे के, किसी भाई के, किसी उसके, आप सारा करके देख ले। किसी एक बंदे के नाम पे जो है ना प्राइवेट, उसके नाम पे जमीन ट्रांसफर हुई हो, एक बंदे के नाम पे करके देख ले। और जिनके नाम पे ट्रांसफर हुई है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पे हरामखोरी कहाँ हो रही है। सही, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब, अफनानुल्लाह खान साहब हमारे मौजूद थे। कल एहतजाज के हवाले से PTI का बयानिया और ऐलान यही है कि जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा। कितनी देर तक वर्कर इसको सस्टेन करता है और हुकूमत का रिस्पांस क्या होता है, ये वक्त साबित करेगा। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल तो दे दी गई है, लेकिन जहाँ तक सियासी डायलॉग का ताल्लुक है, बातचीत करने का, मुज़ाकरात करने का ताल्लुक है, उसमें कंसिस्टेंटली एक डेडलॉक दिखाई दे रहा है। इस पर रिसेंटली सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब ने भी एक रेवलेशन की। उन्होंने कहा कि डील तो ऑफ़र की जा रही है और डील एक्सेप्ट करने में भी मसला नहीं है, मसला खान साहब की तरफ से, PTI की तरफ से उस डील की शराइत पर है। तो क्या ये डेडलॉक अब टूट सकता है? क्या हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई एफर्ट की जाएगी ताकि मुल्क में पोलराइजेशन कम हो सके? इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। सीनियर पॉलिटिशियन मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके कीमती वक्त का। हमें ये मालूम है कि दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी हुकूमत के लिए जो एक इफेक्टिव अपोजिशन है वो बहुत ज़रूरी होती है। 5 अगस्त के एहतजाज का ऐलान PTI ने कर दिया, लेकिन तंजीम उस तरह से दिखाई नहीं दे रही। लाहौर में किस मुकाम पे एहतजाज होगा ये मालूम नहीं है, इस्लामाबाद में कैंसिल कर दिया। आपको लगता है हालात नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए, या वो मसला है जो फैसल चौधरी साहब, मरवत साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि लीडरशिप में पोटेंशियल नहीं है, ये लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, ये खान साहब की रिहाई इनके इंटरेस्ट में ही नहीं है क्योंकि इनको ओहदे मिले हुए हैं? तो आपको क्या लगता है कि इसमें से क्या क्या ठीक है? बिस्मिल्लाह। देखें, इसमें जो हकीकत है वो तो ये है कि किसी भी हुकूमत के खिलाफ अगर वो तुली हो कि कुछ नहीं होने देना और किसी पार्टी को सप्रेस करने पर तुली हो, तो कितनी भी अवामी सपोर्ट क्यों ना हो, उस पार्टी के लिए सड़क पे आना, जिस नौइयत का प्रोटेस्ट PTI करना चाहती है वैसा करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और आज भी यही कैफियत है कि एक तरफ तो मुकदमात के फैसले आ रहे हैं, दूसरी तरफ कंप्लीट सप्रेशन है। तो मेरा तो यही ख्याल है। और तीसरी ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त की जो PTI है, PTI बहरहाल 2 जगह एग्जिस्ट करती है। एक इमरान खान की शक्ल में एग्जिस्ट करती है और एक पब्लिक सपोर्ट की शक्ल में एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो लीडरशिप वाली बात है वो यकीनी तौर पर एक कमजोर लिंक है इस पॉलिटिकल पार्टी के रेफरेंस से अगर देखा जाए तो वही इशू है डेफिनेटली, ये सारे इश्यूज मिलके। अच्छा, और इस पे ये जो डेडलॉक है, इसके सोल्यूशन की जहाँ तक बात है, सुहेल वड़ाइच साहब ने अभी गुफ्तगू की है, इज़ अ क्रेडिबल जर्नलिस्ट। कहते हैं कि ये मसला नहीं है कि डील करने को खान साहब तैयार नहीं है, मसला टर्म्स के ऊपर है। और उन्होंने कहा कि मैं 100% मुझे ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि गंडापुर साहब गए खान साहब के पास, उनको ऑफ़र दी कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, सिस्टम को मान लें, खामोशी इख्तियार कर लें तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। उनके लिए ये टर्म्स एक्सेप्टेबल नहीं थी और उन्होंने गंडापुर साहब पे भी काफ़ी इश्तियाल का इजहार किया आगे से। तो आपको लगता है कि वो बारगेनिंग पोजीशन में तो है ही नहीं? जिस किस्म की डील उनको ऑफ़र की गई, या जिस तरह से अकॉर्डिंग टू सुहेल वड़ाइच एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि 2 साल हो गए जेल में मौजूद हैं, पार्टी जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। साहब, मैं तो रिकॉर्ड पे हूँ कि मैंने पहले दिन ही कहा था और 2 साल पहले भी कहा था कि खान साहब जो है वो डील तो करेंगे नहीं। हाँ, डायलॉग उनसे किए जा सकते हैं और वो हुकूमत खुद डायलॉग करने के मूड में नहीं। लेकिन आज की सूरत हाल में मैं यकीनी तौर पर एक तब्दीली महसूस कर रहा हूँ, और वो तब्दीली ये है कि जो पब्लिक के अंदर खान साहब को जेल में रहते हुए पब्लिक के अंदर उनकी पजीराई जो है वो दिन ब दिन ऊपर की तरफ उठ रही है और उनकी हैसियत में कोई कमी नहीं आ रही, सियासी हैसियत में। दूसरी तरफ इस वक्त PMLN के अंदर भी एक बेचैनी बहुत आया हो रही है और स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब के लेवल के ऊपर उस बेचैनी के बहुत से इंडिकेटर्स भी नजर आ रहे हैं जो कि आइंदा दिनों में दुरानी साहब, अब तो गवर्नमेंट के पास 2/3 अक्सरियत भी आ गई है। वॉर के बाद से वो कह रहे हैं कि बयानिया भी हमारा पॉपुलर हो गया है, तो वो तो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। वैसे यही सब बता रहा हूँ कि ये कंफर्ट ही तो ले बैठता होता है। जब भी मियां साहब के पास तो अक्सरियत आई है, वो अक्सरियत बहुत महंगी। और इसमें एक आप ये देखें कि अब एक नया फैक्टर क्या है, अब ये किड्स डिप्लोमेसी जो ऐड हुई, सन्स डिप्लोमेसी कह लें इसको या बच्चों की डिप्लोमेसी कह लें, उसके असरात जो हैं वो बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहे हैं। आप ये देखें कि वो डिप्लोमेसी जो है उसके नतीजे में एक दिन के अंदर इमरान खान साहब की बात हो जाती है, अपने बच्चों के साथ पाबंदियां उठनी शुरू हो जाती हैं। और जो बाकी जो इस वक्त किए जा रहे हैं डिफरेंट, इसके ऊपर जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि
जहां तक सवाल है, कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किल दौर शुरू हो रहा हो अनकरीब। अच्छा। क्योंकि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है वो इस चीज के इशारे दे रही है कि गवर्नमेंट के अंदर एक अनरेस्ट पाया जाता है। गवर्नमेंट के जो डिफरेंट मतलब जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, और अनरेस्ट का आपको मैं ये बताऊं कि मरी की जो मीटिंग्स हैं वो किसी न किसी तूफान का पेश खैमा जरूर। अच्छा। और वो पेश खैमा जो है वो इसलिए है कि अगर मियां साहब नवाज शरीफ साहब को देखा जाए, उनकी सारी जिंदगी का असासा PMLN जो है वो पब्लिक के अंदर जीरो हो गई है। उनकी सारी जिंदगी का असासा उनका जमहूरियत का अलम बरतार होना जो है वो एक कमजोरी की निशान बन गए। और अब तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे तो खुद ये जो हाइब्रिड निजाम है ये खुद PMLN की तरफ से खतरे में नजर आ। ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं इट इज डूइंग वंडर्स। हाँ, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि वो उस वंडर्स के बावजूद आज मुझे खुद PMLN जो है वो इस हाइब्रिड निजाम के नीचे हिलती हुई नजर आ रही है। और उसके डिफरेंट जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। थोड़े दिनों बाद हो सकता है कि PTI की कुछ दरखास्तें जो है वो एक्सेप्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ये भी हो सकता है कि जिस तरह इमरान खान साहब की मुलाकातें खुल गई हैं और भी कुछ चीजें खुल जाएं। तो ये जो एक अपसेट आज की डेट पे नजर आ रहा है, ये इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। और जो ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है सियासत के अंदर, जो इस वक्त एक ऐसा निजाम जिसके अंदर जब से गवर्नमेंट टोटली इनरेलेवेंट हुई, मतलब अमेरिकन मुलाकातों के बाद, मतलब अब तो गवर्नमेंट हाइब्रिड से सिंगल ब्रेड हो गया ना, अब तो बिल्कुल वाइब्रेड हो गया। नहीं, इस पे दुरानी साहब ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक इश्तिहार आज लगा है कि खान साहब की रिहाई के लिए PTI ओवरसीज़ ने जो लॉबिंग की है, अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा तकरीबन $2 करोड़ दिए हैं इसके लिए। उनके साहबजादे की गुफ्तगू सुनी जाए तो वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, उनसे हमें उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो हुकूमत की तारीफ़ों पर तारीफ़ें करी जा रहे हैं, तो अमेरिका से ये जो उम्मीद है ये कितनी रैशनल है? हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने कहा 4 बार किसी मगरबी मुल्क ने खान साहब की डील करवाने की कोशिश की है। आपको लगता है अब भी बैकडोर राब्ते या फिर एफर्ट्स हो रही हैं उनके लिए कोई स्पेस क्रिएट करने के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में खान साहब के एंड पे कोई डील तो शायद वो नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि जो इस वक्त की जहां तक सवाल है कि बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए और उस चीज के जरिए अगर खान साहब के लिए आसानियां पैदा होनी शुरू हो गई, जिस दिन उनकी आसानियां पैदा शुरू हो गई उसी दिन हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होनी शुरू। और जिस दिन आपको हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होती नजर आए, आप खुद ब खुद समझ लें कि उनके लिए कोई ना कोई आसानी पैदा होनी शुरू हो गई है। तो इसलिए ये जो आज की सूरत हाल है, ये हुकूमत के लिए, हुकूमत के हाइब्रिड निजाम के लिए मुझे एक खतरा नजर आ रही है, जो कि मजीद आगे के दिनों में आगे बढ़ता हो। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद में और उसका जो अलामिया है वो कहता है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन होना चाहिए। गालिबन आप भी ये बात पहले एडवाइस कर चुके हैं, तो इसको सीरियस लिया जाएगा हुकूमत की तरफ से? ये तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसको तो आगे बढ़ना चाहिए नहीं? देखिए, हुकूमत को इस वक्त तो पहला जो चैलेंज है वो अपनी हैसियत का, कि हुकूमत दिन ब दिन अपनी हैसियत हुकूमत के अंदर खोती जा रही है। हुकूमत का अख्तियार जो है हुकूमत के अंदर होते हुए हुकूमत के हाथ में नहीं है आज। और हुकूमत में बिलखसूस मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ये हैसियत बहुत ही तकलीफ दे है। और मैं ये उनकी रेस्टलेसनेस से, उनके एयरपोर्ट चले जाने से रिसीव करने के लिए, उनकी डिफरेंट शख्सियात से मिलने और उसके बाद उसको बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करने की हैसियत से, पॉलिटिकली खामोश होने के बावजूद, बॉडी लैंग्वेज में एक अनरेस्ट महसूस होने के बावजूद, वजीर आजम की शक्ल के ऊपर इंतहाई मायूसी की अलामतों की मौजूदगी के अंदर, और फिर जो इस वक्त डिफरेंट जो एक्टिविटीज पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, मैं समझता हूं कि पहली जो इसके लिए शक्ल है, और अभी आप देख लें जो थोड़ा सा मतलब आज भी एक दरखास्त चली गई है PTI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, मतलब इस किस्म की जो चीजें हो रही हैं और हुकूमती अफराद के मुख्तलिफ जो मुतल्लिकीन हैं उनके बारे में
कुछ इंक्वायरीज हो रही हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये किसी इंटरनल अनरेस्ट की बिल्कुल, निशानदेही आपने कर रही जिस हैं। और तरह जहाँ इशारा तक किया, ये जो अपोजिशन है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने ख़त लिखा और मुस्तफ़ा नवाज़ साहब ने ये कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बताया गया 300 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई है शुगर इंडस्ट्री में। ये हर हुकूमत के नीचे ये हो कैसे जाता है? हम हर 3 साल बाद 4 साल बाद सुनते हैं कि शुगर माफिया ने अरबों डॉलर बना लिए, अरबों रुपये बना लिए। इसको रोका तभी जाता है जब ये सारा लूट हो जाता है उसके बाद में। देखें जी, इसको रोका तो जाता ही नहीं है क्योंकि खुद हुक्मरानों की अपनी शुगर मिलें हैं और हम तो कई अरसे से देख रहे हैं। इसी दुख के हाथों जो है वो हुकूमत से बाहर बैठ के इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और ये जुल्म तो जो गरीब आदमी पे होना होता है ये तो हो जाता है, और जब हो जाता है उसके बाद इसको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के खिलाफ जिसको जिस वक्त वो हमारे जमाने में नैब थी ना, नैब को हम कहते थे इसे वॉशिंग मशीन बना दिया गया, जिसको वॉश करना हो उसको नैब उसको मशीन में डाल दिया जाता है, जिसको ना करना हो उसको मुकदमा बना दिया जाता है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो दोबारा से ये वॉशिंग मशीन की एप्लीकेशंस जो हैं इनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक, क्या ये हुकूमत की कोई चैलेंज बनती है या फिर हुकूमत इसी से उसी तरह बच के निकल जाती है जिस तरह माजी में निकलती रही। लेकिन मैं इस एक महसूस कर रहा हूँ कि एक तो किड्स डिप्लोमेसी जो है वो अपना इफेक्ट दिखा रही है। दूसरी तरफ ये है कि पीटीआई की अवाम में मौजूद मकबूलियत जो है वो एक हकीकत है, और इस अवाम की मौजूद मकबूलियत के साथ एक और फैक्टर ऐड हो गया, वो ये है कि बच्चों का शामिल होना बाहर बैठ के वो बहुत बड़ी ताकत बनता जा रहा है पीटीआई की, क्योंकि वो सियासत में नहीं आ रहे, वो सिर्फ एक बेसिक ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल उसके तौर पे वो करें, और बैरूनी दुनिया में उनकी हैसियत कम नहीं है, उन्हें एक एट है उनके पास। ठीक है, तो उनके जो साहबजादे हैं उनका जो एक्टिविज्म है उससे पीटीआई का बयानिया मजीद तकवीयत पा रहा है। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे मौजूद थे। अजीम प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।